हेलो दोस्तों, मैं हूं अंजलि यादव। स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कहा जाता है, अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। तो इसी लाइन के साथ आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर इससे पिछली क्लासेस को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, उसे आप ज़रूर देखिएगा। अगर पिछली क्लासेस को आप देखेंगे तो आगे आने वाली क्लासेस तभी समझ आएंगी। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि ब्रिटिश आर्थिक नीति। इससे पिछली क्लास में हम देख रहे थे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अत्यधिक विस्तार कर रही थी। डलहौजी की हड़प नीति को हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि अत्यधिक लाभ की बात कर रहे हैं, जो ब्रिटिश है अत्यधिक लाभ की बात कर रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत हम ब्रिटिश आर्थिक नीति में हम पढ़ने वाले हैं 4 पॉइंट को, जिसमें हम देखेंगे भू राजस्व नीति, कृषि का वाणिज्यकरण, धन का निष्कासन, और उसमें हम देखेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में, और फिर हम औद्योगिकरण को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। भू राजस्व नीति में हम देखेंगे इजारेदारी व्यवस्था को, कि इजारेदारी व्यवस्था वो क्या थी। इजारेदारी व्यवस्था जो है इसको पंचशाला व्यवस्था भी कहा जाता था। इस व्यवस्था के प्रवर्तक थे वारेन हेस्टिंग्स। अब चूंकि वारेन हेस्टिंग्स के प्रवर्तक थे, वो बंगाल के गवर्नर थे, और 1765 के इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों जो राज्य हैं उनकी दीवानी अंग्रेज़ों को मिल जाती है। और 1765 से 1771 का दौर था। आपको याद होगा कि जब बंगाल में द्वैत शासन लगा था, और उसके बाद जब वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बन के आता है तो क्या करता है कि उसके पास इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए पैसा नहीं होता है, तो क्या करेगा, ज़मीन की बोली लगानी शुरू करता है। तो इसी तरह इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत होती है, जिसको पंचशाला व्यवस्था करेंगे। और उसी में हम देखें कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसमें क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को छोटे स्तर पर रेगुलेट करने का काम करती है ब्रिटिश सरकार। फिर आएगा कि 1773 से लेकर 1784 का दौर आएगा, और कंपनी जो क्या करेगी कि धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो कार्य हैं उनको अलग करने का काम करेगी। तो चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो पंचशाला व्यवस्था है, इजारेदारी व्यवस्था, उसका क्षेत्र क्या था, इसको हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि इजारेदारी व्यवस्था का क्षेत्र कहाँ था, तो इसको हम देखेंगे बंगाल और बिहार में था। और इजारेदार शब्द आया है, इजारेदार मतलब जमींदार या ठेकेदार। तो इसी में हम देखेंगे कि ये व्यवस्था क्या थी। तो देखेंगे पहला कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि का ठेका दिया जाता था, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसको भूमि का ठेका मिल जाता था। और यह कॉन्ट्रैक्ट जो है 5 साल का होता था। और यह व्यवस्था जो है कि आगे चल के फेल हो गई, क्योंकि धन की उगाही उतनी नहीं हुई जितनी बोली लगाई जाती थी। अब चूँकि बोली वो ज़्यादा लगाता था, जो सबसे अधिक बोली लगाता तो उसको भूमि का ठेका मिल जाता था, अब उसको उतना धन ही नहीं मिल पाता था, इसलिए व्यवस्था आगे चल के फेल हो जाती है। अब हम देखने वाले हैं अस्थाई बंदोबस्त को। तो इसके प्रतिपादक कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और इसको अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने का सुझाव किसने दिया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। क्वेश्चन बनता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का सुझाव किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस ने दिया था। और इसका सहयोग किसने किया था, तो जॉन शोर ने किया था। जो अस्थाई बंदोबस्त है वो 1790 ईस्वी में लागू होना था, लेकिन किसी कारणवश ये लागू नहीं हो पाया, इसलिए 1793 ईस्वी में लागू हुआ। अब देख लेते हैं कि इसका क्षेत्र क्या था। तो हम देखेंगे कि जो अस्थाई बंदोबस्त है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक, ये क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और 1793 ईस्वी में लागू किया गया। अब हम देखेंगे कि जो अस्थाई बंदोबस्त है वो कितने हिस्सों पर लागू था, तो उसी में हम देखेंगे कि जो अस्थाई बंदोबस्त है वो 19% हिस्से पे लागू था। अब हम देखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता क्या है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। जो अस्थाई बंदोबस्त था
वो जमींदारों के साथ लगान समझौता था। जो जमींदार थे उनके साथ ही समझौता किया गया था। इसमें क्या होता था कि कुल भू राजस्व का जो भू राजस्व होता था उसका 10/11 भाग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था और 1/11 जमींदार के पास जाता था। तो ये ध्यान रखिएगा कि कितना ईस्ट इंडिया कंपनी को था और कितना भाग जमींदार को मिलता था। अब चूंकि ये समझौता जो है जमींदारों से किया गया था, जो अस्थाई बंदोबस्त है, यह लगान समझौता जमींदारों से था, इसलिए जमींदारों को कंट्रोल करना भी ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसने किया कि जमींदारों को कंट्रोल करने के लिए सूर्यास्त कानून लाया। इसको सनसेट लॉ कहते हैं। तो ये पूछता है क्वेश्चन, इसे भी ध्यान रखिएगा। सूर्यास्त कानून, इसे देख लेते हैं हम कि यह जमींदारों के साथ किया गया था। एक निश्चित समय के भीतर 10/11 हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देने पर उससे जमींदारी ले ली जाती थी। और यह जो है मतलब 10/11 हिस्सा उनको एक निश्चित समय पे देना था। सूर्यास्त कानून, इधर एग्जाम्पल भी है, इसे आप देखिए। अंग्रेज जैसा कहते थे कि शाम होते होते मतलब सूर्यास्त जैसे ही सूर्य डूब रहा है वैसे ही 10/11 हिस्सा हमें मिल जाना चाहिए। और बाढ़, सूखा, अन्य प्राकृतिक आपदा आने पर भी लगान ली जाती थी। अब आप ही सोचिए कि जमींदार जो हैं उनको तो लगान देना है, और जब लगान उनको देना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जब किसानों के पास फसल ही अच्छी नहीं होगी तो वो लगान नहीं दे पाएंगे, और जब वो लगान नहीं दे पाएंगे तो जमींदारों को तो टैक्स देना है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो क्या करेंगे, जो किसान हैं उन पे अत्याचार करेंगे और उनसे लगान वसूलेंगे। तो इस तरह से जो जमींदार हैं वो किसानों के नज़र में बुरे बन जाएंगे। तो इसी में हम देखेंगे कि सूर्यास्त कानून हम देख रहे हैं। इसी में आगे हम देखते हैं कि जमींदारों की जमींदारी नीलाम हो गई। जब किसान लगान नहीं दे पा रहे हैं तो जमींदार कहाँ से लगान दे पाएंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस तरह से जमींदारों की जो जमींदारी है वो नीलाम कर दी जाती है। तो इसी में देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि यह एक गांव है, ठीक है, गांव ए और गांव बी है। इसमें क्या होगा कि जब ये गांव ए का जमींदार भू राजस्व नहीं दे पाएगा, लगान नहीं दे पाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो यहाँ की बोली लगाई जाएगी, यहाँ की बोली लगाई जाएगी। अब इसको बी ने बोली लगाई और ए को ले लिया। अब ये ज़्यादा ताकतवर है, इसके पास ज़्यादा पैसा है, तो अब क्या करेगा, इसको ये खरीद लेगा। जिसके पास ज़्यादा पैसा वही तो खरीदेगा। तो इस तरह से साहूकार जमींदार जो होगा वो एक गाँव ए को खरीद लेगा। अब इसी तरह अब आता है कि अनुपस्थिति जमींदारी प्रथा का विकास हो जाता है। अब हम देखने वाले हैं, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि जब गाँव ए का जमींदार गाँव नहीं दे पा रहा है टैक्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जा रही है। और उसको कौन खरीदेगा, तो उसको लेगा गांव बी का जो जमींदार है वो। तो अनुपस्थिति जमींदारी प्रथा का इस तरह विकास हुआ। आगे देखने वाले हैं हम रैयतवाड़ी व्यवस्था को। अब एक क्वेश्चन बनता है कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है ये कितने % हिस्से पे लागू थी। तो ये इसको देखेंगे हम कि 51% हिस्से पे लागू थी। रैयत मतलब किसान, और इसके संस्थापक कौन थे। इसमें रैयतवाड़ी में जो रैयत शब्द है उसका मतलब होता है किसान, और रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है उसके संस्थापक कौन थे, तो अलेक्जेंडर रीड। इन्होंने सबसे पहले, अलेक्जेंडर रीड जो है इसने सबसे पहले मद्रास का जो 12 महल जिला है उसमें लागू किया था, और 1792 ईस्वी में। और इसी में आता है, ये पूछता है कि किसने कहाँ लागू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को। अब इसी में टॉमस मुनरो जो है उसने मद्रास पे 1820 में लागू किया। एलिफेंटस जो है बॉम्बे में लागू करता है। इसका क्षेत्र क्या था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मद्रास में, बॉम्बे में, असम में, पश्चिमी भारत और बंगाल में, ईस्टर्न इंडिया पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत पूर्वी भारत में 51% हिस्से पे लागू था। तो ये सब ध्यान रखिएगा क्या विशेषता थी। तो हम देखते हैं कि जमींदारों के स्थान पे किसानों से लगान समझौता हुआ था। अब चूंकि उसमें क्या था
जो अस्थाई बंदोबस्त था और जो इजारेदारी व्यवस्था थी, उसमें डायरेक्ट जो जमींदार थे उनसे लगान समझौता किया जाता था। इस तरह से क्या होता था कि अब जमींदार जो हैं वो किसानों के नज़र में बुरे हो जाते थे। अब क्या बोलें, किसान जो हैं वो ब्रिटिश सरकार में विश्वास रखती थी। उसने कहा कि हम सिर्फ महारानी के अधीन रहना चाहते हैं। इस तरह से अब अंग्रेज़ क्या करते हैं, यानी कि ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसानों से लगान समझौता करती है, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसी में हम देखेंगे कि इसकी विशेषता को कि रैयतों को भू स्वामित्व और रैयतों का पंजीकरण हुआ। रैयत मतलब किसान, पहले हम बता चुके हैं। और कृषि भूमि का सर्वेक्षण हुआ। इसी क्रम में हम देखेंगे कि 1812 का वो दौर है जिसमें ज़मीन गिरवी रखने का अधिकार मिल जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो ज़मीन है उसको गिरवी रखने का, किसानों की जो ज़मीन है उनको गिरवी रखने का अधिकार 1812 में मिल जाता है। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा, कब मिलता है तो 1812 ईस्वी में। किसान अपनी ज़मीन को गिरवी रख रहे हैं। आप देखेंगे कि 1812 का वो दौर है जब ज़मीन गिरवी रखने का अधिकार किसानों को मिल जाता है। अब वो अपने ज़मीन को गिरवी रख सकते हैं। अब आप ही सोचिए कि वो गिरवी क्यों रखेंगे। वो अपना टैक्स जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे पा रहे हैं, तो अपनी ज़मीन को गिरवी रख के और वो जो टैक्स है उसको भरेंगे। अब वो अपनी ज़मीन को किसको बेचेंगे, तो जो महाजन होगा, मनी लेंडर होगा, उसको बेचेंगे। इस तरह से क्या हुआ कि ये खेत है, ठीक है, और यहाँ पे जो है अच्छी फसल नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, अपना इतना हिस्सा जो है वो महाजन यानी कि जो मनी लेंडर है उसको दे देंगे और उससे जो पैसा मिलेगा उसको टैक्स देंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर क्या होगा कि फिर किसी साल ऐसा होगा कि बाढ़, कोई प्राकृतिक आपदा आएगी, फिर फसल नहीं होगी, तो फिर वो इतना हिस्सा दे देंगे। अब इस तरह पूरा हिस्सा जो है वो महाजन यानी कि मनी लेंडर को दे देते हैं। इस तरह से क्या होता है कि किसान जो है महाजनी शोषण का शिकार हो गए और किसान अपने ही खेत का मजदूर हो गया। अब जब वो देखेंगे आप कि टैक्स नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब टैक्स नहीं भर पा रहे हैं। अब इस तरह से आप देखेंगे कि जब किसान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को टैक्स नहीं दे पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अपनी ज़मीन को गिरवी रख रहे हैं और ऐसे ही करते करते उनकी पूरी ज़मीन जो है गिरवी रख देते हैं मनी लेंडर को यानी महाजन को। इस तरह से किसान महाजनी शोषण का शिकार हो जाते हैं और किसान अपने ही खेती पे अब अपना पेट भरने तक के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे। इस तरह से किसान अपने ही खेत का मजदूर हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसका लगान दर क्या है, यानी कि उसका टैक्स क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि उसका दर क्या है। तो टोटल प्रोडक्शन का 2/5 भाग, जितना उत्पादन होगा कुल उत्पादन का 2/5 भाग उनको टैक्स फिल करना था। और इसका आधार क्या था, भूमि का क्षेत्रफल, मतलब जितनी भूमि है और जितना उत्पादन क्षमता है उसकी, उस पर उसको टैक्स देना था। और टैक्स का पुनर्निर्धारण अगले 20-30 वर्षों में होता था। तो आई होप आपको समझ आया होगी रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब हम देखने वाले हैं महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी व्यवस्था कितने % क्षेत्र पे लगाया गया था, तो 30% एरिया पे लगाया गया था 1822 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे, तो होल्ट मैकेंजी। और इसका क्षेत्र क्या था, तो यूपी, एमपी और पंजाब, इन क्षेत्रों पे महालवाड़ी व्यवस्था लगाई गई थी। महाल जो है उसका मतलब होता है गांव। यह समझौता जो है महाल के साथ किया गया था। यह न तो किसान के साथ किया गया था और न ही जमींदार के साथ किया गया था, बल्कि ये पूरे गांव के साथ किया गया था। ये सब बातें ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं भूमि कर इकाई, लैंड टैक्स यूनिट क्या थी। कृषक के खेत को नहीं, ग्राम महाल को माना जाता था। जो इकाई है, भूमि कर के जो इकाई है, लैंड टैक्स यूनिट जो है, वो कृषक के खेत को नहीं माना जाता था, बल्कि ग्राम महाल को माना जाता था। अब आगे हम देखेंगे रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी थी, उसका कार्य ग्राम प्रधान करते थे। समस्त ग्राम जो है उसको भूमि का मालिक माना जाता था। किसानों का भूमि पर स्वामित्व नहीं होता था।
इसमें अगर किसान कर नहीं चुका पाता था तो समस्त भूमि जो है ग्राम सभा के अधीन चली जाती थी। इस तरह से देखेंगे आप कि अब किसान भी परेशान हो गए हैं, जमींदार परेशान हैं, किसान परेशान हैं। ये रही आज की क्लास। इसके अंतर्गत आपने देखा कि ब्रिटिश जो है उनकी आर्थिक नीति क्या थी, उसके अंतर्गत हम भू राजस्व नीति को देखे हैं। कल आगे आने वाली अपनी क्लास में हम देखेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण। तो आपको ये क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने आगे आने वाली अगली क्लास में।